हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक रियलिटी शो की जिसका नाम है शार्क टैंक। जो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। शार्क टैंक एक रियलिटी शो है जो लगभग 40 देशों में देखा जाता है। इंडिया में भी शार्क टैंक इंडिया के नाम से है। उसमें प्रोग्राम में क्या होता है कि कुछ 4 या 5 इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो नए स्टार्टअप्स को मौका देते हैं या उसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो उस प्रोग्राम में एक स्टार्टअप वाला जो उसका ऑनर होता है वो आता है, प्रेजेंटेशन देता है अपने बिजनेस का और उसकी बारीकियों को समझ के वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं इन्वेस्टर्स और उनको पैसा लगाते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमें वो इक्विटी मिलेगी या नहीं। आपके कौन कस्टमर है और वो अभी क्या खरीदते थे जिनको आप अब वो गंदी पैकेजिंग नहीं देखी। So for that reason I'm out. तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ। कितना प्रॉफिट बना? और इस साल कितना कर देंगे? मैंने आपकी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था और मैं अब जैसा कि आपने इन क्वेश्चंस को सुना तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको लगता होगा कि ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, क्या प्रोडक्ट है आपका। अब एक छोटे से बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पूंजी की, जो हो गया हमारा कैपिटल। उसके बाद हम अगर सपोज शुरुआत कर रहे हैं 1 लाख से और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि अगर उसमें जैसे जैसे प्रॉफिट होता है हम उसको पैसे को, अपनी पूंजी को बढ़ा भी सकते हैं। वो हो जाती है एथराइज कैपिटल। ठीक है। अब क्या है, मैं एक ऑनर हो गया, मैंने 1 लाख रुपए की पूंजी से बिजनेस शुरू किया और मैंने देखा कि धीरे धीरे अगर ये ग्रो करता है तो आगे चल के मैं अपने एथराइज कैपिटल 10 लाख तक कर सकता हूँ। अब इसमें मुझे जो ज़रूरत पड़ी वो पड़ी एक बिल्डिंग की जिसमें मैं अपना रेस्टोरेंट चलाऊँगा, कुछ फर्नीचर्स की और कुछ इक्विपमेंट्स की जो कि किचन में काम में आएंगे। तो वो जो किचन के इक्विपमेंट्स हो गए वो मेरे हो गए प्लांट एंड मशीनरी, जो जगह हो गई वो मेरी हो गई बिल्डिंग, और जो फर्नीचर जो मैं रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहा हूँ वो फर्नीचर हो गया। अब उसके बाद मेरा हो जाता है लेबर और मैनेजमेंट की टीम। कुछ टीम जो स्किल्ड होती है वो हो गई मैनेजमेंट की टीम, और जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं या स्किल्ड में शेफ़ भी आ जाते हैं, अनस्किल्ड में जो है वो सर्विंग करने वाले आते हैं। तो ये हो गया मेरा टीम जो कि सपोर्ट करेगी इस बिज़नेस में। उसके बाद आता है कि मुझे उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनाने हैं। अगर मुझे उसमें सपोज़ कुछ खाने की चीज़ें बनानी है तो पहले मुझे ये देखना होगा कि रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसकी बिलिंग साइकिल क्या है, मतलब कितने दिन में मुझे उधार मिल रहा है या मुझे कैश देना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए तो वो क्या हो गए, हमने रॉ मटेरियल जहाँ से ख़रीदा उनको हमें पैसा देना है। तो जहाँ से हम अपना रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं वो हो गया क्रेडिटर्स, और जहाँ पर हम बेच रहे हैं मतलब जो हमारे कस्टमर हैं वो हो गए डेबिटर्स। अब इसको सेंट्री क्रेडिटर्स या सेंट्री डेबिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी बिजनेस साइकिल क्या है, उसका पेमेंट टर्म्स क्या है, या जो हमारे डेबिटर्स हैं वो हमसे उधार में ले जा रहे हैं या कैश में कर रहे हैं, या हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो उधार में खरीद रहे हैं, कैश में देख रहे हैं। ठीक है। इसका भी थोड़ा सा आगे चल के फुल डिस्कशन करेंगे, अभी मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। उसके बाद आपको देखना है, एक तो रॉ मटेरियल आ गया, फिर वो रॉ मटेरियल कितना प्रोसेस में, मतलब जैसे जैसे हम उसको बनाते जाएंगे फिर एक फिनिश्ड गुड मतलब एक चीज़ खाने की तैयार हो जाएगी जो हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बाद हम उसको सेल करते हैं, कुछ एक मार्जिन जोड़ने के बाद जब सेल करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट चला जाता है, जैसे सपोज़ 10 रुपये की हमारी लागत आई, हमने उसको 15 रुपये में बेचा तो 15 रुपये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। बाकी जो हमारा लागत आई, लागत माइनस करने के बाद जो बचा वो बचा ग्रॉस प्रॉफिट, और बाकी जो खर्चे हैं जैसे हमारे मैनेजमेंट टीम वगैरह ये सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचा वो बचा नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब क्या है कि वो बिज़नेस धीरे धीरे रन कर रहा है। अब रन करने के बाद जब हमें प्रॉफिट होने लगा, प्रॉफिट होने के बाद हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब पैसे की जब ज़रूरत पड़ी तो हमने सोचा कि कुछ लोन ले लेते हैं। तो लोन में क्या आ जाता है, कैश क्रेडिट आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, टर्म लोन हो जाता है, या किसी इंडिविजुअल किसी जानने वाले को, अपने किसी दोस्त को हमने कुछ एक हिस्सा दे दिया, उससे बोला कि आप कुछ पैसे लगा दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ एक फिक्स रिटर्न दे देंगे। तो वो जो सबसे पहले बात करते हैं बैंक वाली, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट
या टर्म लोन। अब जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे ले लेते हैं और वो जितने दिन यूज़ करते हैं उसका हम इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं, ठीक है। बाकी जो इंडिविजुअल में, जैसे सपोज मैंने अपने किसी दोस्त को उसकी एक हिस्सेदारी दे दी बिजनेस की और उसका पैसा लगवा दिया, उसने कहा कि भाई ऐसा है मुझे एक फ़िक्स रिटर्न चाहिए, तो उसको मैंने बोला ठीक है मैं आपको 15% का रिटर्न दूंगा। अब 15% का जो रिटर्न दे रहा हूँ वो एक फ़िक्स रिटर्न हो गया, उसको बोल देते हैं हम प्रीफर्ड शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस काम करता है। अब क्या है कि जो बिल हैं अब जो हमारे जिससे हम माल खरीद रहे हैं या जिसको हम माल बेच रहे हैं उससे जो बिल्स आते हैं वो होते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। मतलब पेएबल मतलब जो हमें पैसा देना है, बिल रिसीवेबल मतलब जो लेना है, ठीक है। बाकी जो प्रोविजंस होते हैं, कुछ आपने देखा होगा बैलेंस शीट पे एक जगह होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है कुछ ऐसे खर्चे जो अभी फिक्स नहीं है, हमें आने वाले टाइम में देने पड़ेंगे, जैसे टैक्सेस हो गए या कुछ बोनसेस हो गए। हमने अपने एम्प्लॉय के लिए बोल दिया कि आपको इतनी सेल पे इतना बोनस दिया जाएगा। तो मोटा मोटा ये एक बिजनेस का प्रारूप हो गया कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें, कुछ एक टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको जोड़ के बताई हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बैलेंस शीट में ये जगह जो लिखी होती हैं वो बिजनेस से कैसे रिलेट करती हैं। या इसको मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ, जैसे कि सपोज़ कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, उनके ऑथराइज शेयर जो है वो 1000 है और उन्होंने ऑफ़र किए 300 शेयर IPO के लिए। IPO जैसे होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र पब्लिक के लिए इशू करता है ताकि पब्लिक उन शेयर को खरीदे और उसके बदले में जो भी प्रॉफिट है वो पब्लिक को दे देते हैं, वो चाहे डिविडेंड के रूप में दें या कि शेयर की प्राइस बढ़ा के दें, ठीक है। अब उसमें से 300 शेयर जैसे मैंने आपको बताया कि IPO हो गए, 150 एग्जीक्यूटिव के लिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जैसे मैंने आपको पहले बताया था किसी दोस्त को हिस्सेदारी दे दी फिक्स रिटर्न पर 15%, तो वो हो गए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए हमें 150 अगर दे देते हैं तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 1000 में हमने 300 दे दिया IPO को, 150 दे दिया एग्जीक्यूटिव को, फिर उसके बाद बचे हमारे पास 550। अब 550 बचे हमारे पास यानी हमारी ट्रेजरी में, तो वो हो गए ट्रेजरी शेयर, ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग शेयर हुए यानी 300 जो हो गए वो हमारे फ्लोटिंग शेयर हो गए, 150 जिसको रिस्ट्रिक्टेड शेयर बोल देते हैं, तो 450 जो है वो आउटस्टैंडिंग शेयर हुए। यानी 300 फ्लोटिंग शेयर हुए, 150 रिस्ट्रिक्टेड शेयर हो गए और टोटल 450 जो शेयर हो गए वो हो गए आउटस्टैंडिंग शेयर। अब देखिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो केवल इस वजह से दिया था ताकि इस बिज़नेस को में क्या क्या चीज़ें बैलेंस शीट पे आपको क्या क्या दिखेंगी। जैसे आपको ये तो मालूम है कि देनदार लेनदार, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी फाइनेंस में चलती है वो टर्मिनोलॉजी अगर आप किसी बैलेंस शीट को देखेंगे तो उसमें क्या क्या दिखेगा। मेरा पर्पज़ इस एग्जांपल को देने का क्या यही था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे शार्क टैंक से हमने शुरुआत की थी। शार्क टैंक में ये देखिए किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाना इतना आसान नहीं है, ना ही कोई इतनी आसानी से पैसा लगाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास अपना एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं और तब पैसा लगाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो पहले हमें इन टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पैसा लगा सकते हैं ताकि हम उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को देख सकें। अब किसी बिज़नेस में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उस बिज़नेस में जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या क्या देखते हैं। एक नॉर्मल चीज़ जो सभी जानते हैं, जैसे कि बिज़नेस का मॉडल क्या है, प्रोडक्ट बना रही है, क्या सर्विसेज दे रही है, ठीक है, रेवेन्यू वो कैसे जनरेट कर रही है, अपनी सेल को किस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो उसका बिज़नेस का मॉडल क्या है, आगे की उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर में उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो किस तरीके से काम करेगी जो उसमें ग्रोथ होगी, ऐसे उसके प्रोडक्ट में क्या ख़ास बात है, या तो उसका प्राइस कम है या क्वालिटी कैसी है उसकी, अच्छी है ख़राब है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि वो धीरे धीरे कैसे आगे एक्सपेंड करेगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट टीम कि उनकी टीम कैसी है, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो है वो बैकबोन होती है मैनेजमेंट टीम। अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट टीम अच्छी होती है तो वो कम रिसोर्सेज के होने के बाद भी काफ़ी आगे तक जा सकती है, और ऐसी बहुत कंपनियों के साथ हुआ है कि कम रिसोर्सेज के बाद भी वो कंपनी को काफ़ी आगे तक ले गए हैं। उसके बाद आता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ। अब फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो वो टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ लेते हैं तो आप उसकी बैलेंस शीट को भी पढ़ लेंगे। बहुत सारे रेशोज़ होते हैं, वो रेशो भी निकाल लेंगे, उसमें कैसे कैश फ्लो हो रहा है, क्या ट्रेंड है रेवेन्यू का, क्या प्रॉफिटेबिलिटी उसकी आ रही है ना, तो ये आप निकाल सकते हैं आराम से। उसके बाद फिर हम देखते हैं पीयर्स, यानी उस इंडस्ट्री में जो और दूसरी कंपनी सेम सेगमेंट में काम कर रही हैं
तो उनका काम करने का तरीका क्या है या उनके प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट और फाइनेंशियल हेल्थ, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे फाइनेंशियल हेल्थ की अभी हमने बात की कि बैलेंस शीट में कैसे हम देखेंगे। अब किसी कंपनी में वैसे तो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो दो चीज़ें हैं, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं फाइनेंशियल हेल्थ की, दूसरा जो है रिस्क का, कि उसके आने वाले टाइम में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब रिस्क कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका करेंसी रिस्क हो गया। सपोज़ कोई कंपनी ऐसी है जिसका प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है, वो किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अब एक्सपोर्ट में हमेशा करेंसी का फ्लक्चुएशन रहता है। जैसे सपोज़ वो एक्सपोर्ट कर रही है, पेमेंट उसका डॉलर में आ रहा है, तो वो जो उसका है करेंसी का फ्लक्चुएशन रहेगा, वो देखने वाली चीज़ है। दूसरा आता है इंडस्ट्री रिस्क। इंडस्ट्री रिस्क में क्या होता है कि कुछ एक इंडस्ट्री ऐसी होती हैं या कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनेबल होते हैं। जैसे कि सपोज सीज़न में तो उनकी सेल बढ़ गई, लेकिन अगर सीज़न नहीं है तो सेल नहीं बढ़ रही है। या इंडस्ट्री कुछ ऐसी है जिसमें लीगल या कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स या एनओसीज लेनी पड़ती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में गवर्नमेंट पेनल्टी डाल देती है ना, तो वो इंडस्ट्री देखना ज़रूरी है। फिर आता है कि हमारा काम करने का तरीका कैसे। एक होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, जैसे सपोज़ अगर कोई एक कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट किसी ऑनलाइन, सपोज़ किसी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन पे बेच रही है, अमेज़ॉन पर बेचने के बाद उसकी रिफ़ंड की पॉलिसी अगर अच्छी नहीं है और उसके प्रोडक्ट बार बार जा रहे हैं और रिफ़ंड आ रहे हैं, या कोई कस्टमर अगर उनके कस्टमर केयर को फ़ोन कर रहा है और वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है रिफ़ंड करने के लिए, तो उससे भी कंपनी के गुडविल पर और कंपनी के नाम पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही है। तो मैंने अभी अब बात करी आपको कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। फिर बात हम करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है। अब सपोज़ कोई कंपनी किसी बैंक के पास जाती है और वो अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन देखना चाहती है, तो बैंक जो होता है वो उनकी एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट मांगता है, यानी कि अगले 3 साल की बैलेंस शीट, कि अगले 3 साल में वो कंपनी क्या करने जा रही है, क्या किस हिसाब से ग्रोथ देगी, किस हिसाब से सेल दिखाएगी, क्या उसके प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट को बढ़ाएगी, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करेगी। तो वो एक ग्रोथ स्ट्रेटजी भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि उनका क्या प्लान है, अगले 2 या 3 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। फिर आता है कि उनके अपने क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं, वो जहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं और जो चीज़ें बेच रहे हैं उनके साथ रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में या पेमेंट्स में दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि वो बार बार चेंज होते रहें। सपोज़ कि कोई प्रोडक्ट, अगर कोई रॉ मटेरियल मुझे किसी से लेना है और किसी ए कंपनी है उससे मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ और वो क्वालिटी बेस्ट है उनकी, और मेरे अगर उससे रिलेशन नहीं होते, उन्होंने कह दिया कि मैं आपको वो सामान नहीं दूंगा, रॉ मटेरियल नहीं दूंगा, तो मुझे क्या होगा, मुझे फिर बी ग्रेड की क्वालिटी लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जाके मेरे फिनिश गुड में इसका असर पड़ेगा। और जब फिनिश गुड में असर पड़ेगा तो जो मेरे कस्टमर हैं जिनको मैं वो माल दे रहा हूँ, वो भी, उसकी भी कहीं ना कहीं क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा और सेल कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हो गए, ये हो गए कि हम नॉर्मली एक कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल, कि टेक्निकली हम एक कंपनी में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है लिक्विडिटी रेशो, फिर आता है लिवरेज या सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और उसका कैश फ्लो क्या है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का लिक्विडिटी रेशो। अब जैसे कि नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि सपोज़ आपने किसी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं और अचानक आपको कुछ ऐसा लगता है कि उस कंपनी में फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है और आप अपने पैसे को लिक्विडेट यानी पैसे को निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या परसेंटेज है कि वो पैसा आपका तुरंत निकल आए। अब सपोज़ अगर मैं भी हूँ, मैं कोई बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एट प्रेजेंट जितना पैसा होगा या कुछ पैसे जो मेरे कुछ समय के बाद आने वाले हैं, वो पैसे का अमाउंट ही डिसाइड करेगा कि मैं आपके पैसे कितनी जल्दी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो में हम क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट का मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमारे कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, सेंड्री डेटर्स आउटस्टैंडिंग जो हो गई 1 साल से कम वाली, करंट का मतलब है 1 साल से कम। ठीक है, बिल हो गया, रिसीवेबल, स्टॉक जो है वो हमारा जो प्रोसेस में है, रॉ मटेरियल हो गया, कैश बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद आपका फिनिश गुड। ये जो चीज़ें हैं ये करंट एसेट में आती हैं, यानी ये जो चीज़ें ऐसी हैं
जिससे हम पैसा तुरंत ले सकते हैं, या 1 साल से पहले की चीज़ें जिससे हम पैसा तुरंत ले सकते हैं। अब हम करंट रेशो को करंट लायबिलिटी से जब भाग देंगे, करंट लायबिलिटी में क्या क्या हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन हो गया, है ना, 12 महीने के अंदर अंदर, बिल पेएबल हो गया, डिविडेंड, प्रोविज़न ऑफ डिविडेंड हो गया, ठीक है, बैंक कैश क्रेडिट हो गया, सैलरी क्रेडिटर्स हो गए। अब ये बात हो गई कि करंट एसेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होती है। अब लिक्विडिटी रेशो को निकालते कैसे हैं? तो लिक्विडिटी रेशो को निकालने के जो मेन तरीका है वो है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब जो आज की डेट में हमारे एसेट हैं उसको डिवाइड अगर कर देंगे करंट लायबिलिटी से तो हमारा आ जाएगा करंट रेशो। अब करंट रेशो जो निकालते हैं वो निकालते हैं 12 महीने तक की लिक्विडिटी के लिए। अगर उससे भी जल्दी लिक्विडिटी निकालनी है, सपोज 6 महीने से कम की निकालनी है, तो फिर होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो उसको एसेट टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। और बेसिकली ये जो लिक्विडिटी होती है इसका मतलब ये होता है कि अगर एसेट ज़्यादा है, सपोज मेरे पास पैसा ज़्यादा है और मेरी देनदारियाँ कम हैं, तो मैं लिक्विडिटी आराम से कर सकता हूँ। आपके अगर मैंने पैसे लगवाए हैं अपनी बिजनेस में और आपको अचानक अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास जब पैसा होगा तभी तो मैं तुरंत दे सकता हूँ। और अगर मेरी लायबिलिटी यानी देनदारियाँ जब ज़्यादा हैं और मेरे पास पैसे कम है तो इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं है, और वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी गलत इम्पैक्ट डालेगी। अब नंबर 2 पर हम बात करते हैं लिवरेज और सॉल्वेंसी रेशो की। अब जैसे इसमें भी आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा सॉल्वेंसी रेशो, इसमें हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। पिछली बार हमने बात की थी शॉर्ट टर्म की, यानी 12 महीने से पहले या 6 महीने से पहले। अब सपोज आज की स्थिति तो सही है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी दिवालिया हो सकती हो, तो उसके लिए हम जो रेशो निकालते हैं वो निकालते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। आपने नाम सुना होगा शायद। और डेब्ट इक्विटी रेशो जो होता है 2:1 का एक डिज़ायरेबल होता है जो बैंक कंसीडर करता है, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो जो होता है उसको निकालने के लिए हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी की डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। अब इसमें जैसे देख रहे होंगे कि आप लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी, इसको तो आप समझ रहे होंगे। दूसरा लेकिन टर्म है टेंजिबल नेटवर्थ। अब आप सोच रहे होंगे ये टेंजिबल नेटवर्थ क्या है? तो टेंजिबल नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल माइनस अनटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट का मतलब होते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इस टाइप की चीज़ जो है वो इंटेंजिबल एसेट में आती है। अब लिवरेज या सॉल्वेंसी रेशो को निकालने के लिए हम डेब्ट इक्विटी रेशो को निकालते हैं। अब देखिए किसी कंपनी में जब ग्रोथ होती है ना तो उसको डेब्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डेब्ट अगर है तो कंपनी गलत परफॉर्म कर रही है, उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। देखना ये है कि जो डेट वो ले रहा है, जैसे सपोज वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ले रहा है तो वर्किंग कैपिटल में ही यूज़ होना चाहिए, उसका यूज़ कहीं और नहीं होना चाहिए, है ना। तो लोन लेना या ना लेना खराब या अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम में लाया जा रहा है। अब बात करते हैं हम एक्टिविटी रेशो की। एक्टिविटी रेशो जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि किसी भी कंपनी में एक्टिविटी यानी प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक का जो बनने का प्रोसेस है उस बीच का प्रोसेस का जो रेशो है, यानी कि हमारा जो पैसा हमने वर्किंग कैपिटल के लिए यानी उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रख रखा है वो ठीक तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो रेशो निकालते हैं वो निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर को कैसे निकालते हैं? सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक्स। एवरेज स्टॉक्स का मतलब है ओपनिंग स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, उससे हम एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। उसके बाद बात है डेटर टर्नओवर की, ठीक है। फिर हम निकालते हैं फिक्स एसेट टर्नओवर और करंट एसेट टर्नओवर। ये सारे तरीके एक ही होते हैं, यानी कि सेल डिवाइडेड बाई जो भी निकालना है हमें उस तरीके से। जो रॉ मटेरियल या जो चीज़ें हमारे पास रखी हैं या जो स्टॉक रखा है या जो रॉ मटेरियल हमारा प्रोसेस में है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो हमारा जो पैसा है वो ठीक तरीके से उस चीज़ में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल का भी होल्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारे पास स्टॉक इन प्रोसेस की भी होल्डिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फिनिश गुड है उसकी भी होल्डिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होल्डिंग उसकी ज़्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सेल में कमी है।
या तो रॉ मटेरियल अगर कम है तो सेल जब कम है तो हम उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं रहे हैं, या जो प्रोडक्ट बन चुका है रखा हुआ है तो फिर वो नहीं बिक रहा है। और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया। अब कोल्ड ड्रिंक की शेल्फ लाइफ ही 3 महीने की होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो होल्डिंग ज़्यादा दिन तक रहेगी तो वो फिर हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा और हमें फिर से रीमैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा और कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की, यानी जो बिजनेस किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट की बात करना ही ज़रूरी है। तो प्रॉफिट भी, जो प्रॉफिट रेशो होता है वो दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहला प्रॉफिट यानी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100, और ऑपरेटिंग निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है और जो हमारा ऑपरेटिंग हो रहा है, मतलब कि जो चीज़ों का खर्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है। और कुछ एक कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, सेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट आता है कम। वो डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी ऑपरेटिंग किस तरीके से है। अब रॉ मटेरियल आप जब खरीदने से लेकर फिनिश गुड तक जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आप कितना कम से कम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका फिनिश गुड की जो प्राइस है वो उस हिसाब से वेरिएबल होगी। अब सपोज़ कोई एक ईवी कार, उस दिन मैं देख रहा था कि स्टार्टअप ने ईवी कार शुरू की है, उसका प्राइस है 1,30,000। सेम कार कुछ एक फीचर्स को ऐड करके दूसरी कंपनी बेच रही है 4 लाख रुपए की। अब 4 लाख रुपए में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और उसमें भी कुछ चीज़ों की कमी है। अगर कोई चाहता है कि मेरे को एयर बैग है तो एयर बैग नहीं है, अब एयर बैग अगर उसमें लगाने हैं तो वो हो जाएगी 5 लाख रुपए की। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि उसमें हमारा प्रॉफिट किस हिसाब से आ रहा है और हम चीज़ों को कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो होता है फ्लो ऑफ फंड, कि हमारा पैसे का जो फ्लो है वो कैसा है। सपोज़ हम किसी से अगर माल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो वो कितने दिन में हमसे पैसे ले रहे हैं, या जो हमारे कस्टमर हैं हम जिनको हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो कितने दिन में हमें पैसा दे रहे हैं। ये बिजनेस साइकिल या पेमेंट साइकिल पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है कि हमें अपना जो हम लोगों ने लोन ले रखा है उसकी इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से देनी है, हमारे प्रीपेड जो है वो एक्सपेंसेस किस हिसाब से हैं। तो एक कंपनी में जो फंड का फ्लो होता है, जो कैश का फ्लो होता है, वो काफ़ी हद तक, अब देखिए जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी बड़ी अहमियत रखता है किसी कंपनी की लिक्विडिटी को देखने के लिए। सबसे पहले जो हमने बात की थी ना लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी को देखने के लिए कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। कैश का फ्लो अगर बना रहेगा तो इसका मतलब कंपनी के पास पैसे रहेंगे, और पैसे हैं तो वो लायबिलिटी टाइमली, एक तो रिपेमेंट उसका आराम से होता रहेगा, दूसरा ये कि लिक्विडिटी बनी रहेगी। सपोज़ अगर हमें किसी को कुछ लिक्विडिटी करनी है, सपोज़ किसी ने जो है अपने शेयर बेचे या अपना हिस्सा बेचा, तो उसके बदले में जो पैसा देना है, तो अगर कंपनी के पास पैसा होगा तो वो इजीली लिक्विडेट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमने बात की है वो किसी कंपनी के में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए पैसा लगाने के समय, वो चीज़ों को एनालाइज किया है। तो दोस्तों आज जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की है वो बात उस बेस पे की है कि अगर कोई बैंक है किसी कंपनी को लैंडिंग करता है या पैसे देता है बिजनेस लोन के लिए, तो वो किन किन चीज़ों को देखता है। तो उसी तरीके से अगर हम बैंक के नज़रिए से देखते हैं और किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें भी उन चीज़ों को देखना चाहिए। ये बातें आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, और उसके बाद मैं अगले वीडियो में कुछ एक ऐसे रेशोज़ के बारे में बताऊंगा आपको जिससे आप और थोड़ा डीप में जा सकते हैं। और आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।